बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कर ली थी, ठीक है। और सॉरी, वॉल्यूम 1 किधर गया? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 आपके से में आएगा। उसके बहुत ये मैंने करवा दिया था। तो टोटल है कितने थे? अच्छा, ये 49 का 29 कब हुए? अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ता। अच्छा, वो सच, मैं भी कलरिंग नहीं हुई। अच्छा, उस दिन मेरे पास बॉल पेन नहीं था शायद। हाँ, सही सही, ठीक है जी। 29 तक हो गया था। 29 से आगे चलें जरा। 29 से आगे कौन से वाला? 31 वाले पे हैं जरा यार। 31 वाले पे। Which of the following statement is correct in relation to discount allowed? Discount allowed that was not expected at time of recording sale. जब हमने सेल रिकॉर्ड की तो हमने एक्सपेक्ट किया कि कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि पूरी अमाउंट से सेल रिकॉर्ड करेंगे, पूरी अमाउंट से सेल रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो इन रिलेशन टू डिस्काउंट अलाउड दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग सेल, ठीक है। जब हमने सेल रिकॉर्ड की थी उस टाइम हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम डिस्काउंट अलाउड देने वाले, ठीक है। अच्छा जी, तो डिस्काउंट अलाउड शेल बी चार्ज एज बिजनेस एक्सपेंस। कहता है डिस्काउंट अलाउड को बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर चार्ज करूंगा? नहीं। डिस्काउंट अलाउड शेल रिड्यूस द सेल अमाउंट। डिस्काउंट अलाउड शेल रिड्यूस द सेल अमाउंट। अब बाकी भी पढ़ लेते हैं जरा, फिर फैसला कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड शेल बी एडजस्टेड अगेन रिसीवेबल। डिस्काउंट अलाउड दे ही नहीं रहे हैं तो एडजस्टेड कैसे करेंगे? डिस्काउंट अलाउड शेल बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिसीवेबल। आपको पता है डिस्काउंट अलाउड रिसीवेबल बैलेंस के अगेंस्ट कभी एडजस्ट नहीं होता, वो तो सेल के अगेंस्ट एडजस्ट होता है हमेशा। आपको बताइए कि सेल फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डिस्काउंट नहीं देंगे, लेकिन पता चल गया देना पड़ गया। अब वो 10,000 की सेल नहीं करेंगे, बल्कि अब 400 की सेल और कम कर देंगे कि भाई ये हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, ठीक है, सेल कम कर देंगे, ठीक है। तो सेल को हम एडजस्ट करते हैं, रिसीवेबल को एडजस्ट नहीं करते। जितना सारा रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया होता है, जब पेमेंट होती है तो रिसीवेबल उतने से ही कम होता है। क्या मेरी बात तक पहुंच रही हो आप? डबल एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड शेल बी discount allowed double entry of discount allowed shall be discount allowed debit and receivable credit। क्या ये डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री ठीक है जी? ये डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री ठीक है? ये डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री ठीक है? डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। यानी कि अभी फॉर एग्जांपल अगर हमने 400 का डिस्काउंट दिया तो 400 से डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा और 400 से रिसीवेबल क्या हो जाएगा जी? क्रेडिट। क्योंकि हमने डिस्काउंट एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब बीटा क्या कहता है? डिस्काउंट अलाउड शेल रिड्यूस द सेल अमाउंट। जो डिस्काउंट अलाउड होगा, जो डिस्काउंट अलाउड होगा वो हमारी सेल अमाउंट को क्या कर देगा? रिड्यूस करेगा। हमने कहा था डिस्काउंट नहीं लिया जाएगा। अगर हमें डिस्काउंट देना पड़ जाए तो अब हम सेल जो कंसीडर करेंगे वो 10,000 की नहीं करेंगे, बल्कि कितने की करेंगे? 9400 की। 9400, 94 था 96 था, सॉरी 96 था, वो 400 का डिस्काउंट बनता था ना, ठीक है। तो 9600 की हम सेल कंसीडर करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट अलाउड ने क्या किया? सेल अमाउंट को रिड्यूस किया, ठीक है जी। ये बात समझ आई या और समझाऊं वैल्यूज के साथ? जब डिस्काउंट अलाउड दिया जाता है तो सेल को हम फर्दर क्या करते हैं? कम कर देते हैं, क्योंकि अब हमें डिस्काउंट देना पड़ गया। जब हमने कहा था डिस्काउंट नहीं देंगे तो हमने एंट्री क्या की थी जी? रिसीवेबल डेबिट 10,000। जब हमने एंट्री की थी तो इसकी एंट्री क्या की थी बच्चों? रिसीवेबल डेबिट 10,000 और बच्चों सेल क्रेडिट बाय 10,000। और ये तब एंट्री की थी जब मैंने कहा था डिस्काउंट कोई नहीं देना।
लेकिन अगर डिस्काउंट देना पड़ गया, अब रिसीवेबल जो 10,000 से, तो रिसीवेबल आपको पता है उतने से ही कम ज्यादा होता है, रिसीवेबल को चेंज ही नहीं करते हम, रिसीवेबल 10,000 से ये। अब कैश मिल गया हमें 9600, 9,600, और यहाँ पे आपको पता है डिस्काउंट अलाउड आता है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आता है, पर हम कहते हैं कि हम डिस्काउंट अलाउड का वर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, सेल को कम ज्यादा करेंगे। हालांकि यहाँ पे किसने आना होता है जी, डिस्काउंट अलाउड ने आना होता है, पर डिस्काउंट अलाउड की जगह हम सेल क्या करते हैं, अपनी 400 से कम कर देते हैं, 400 से कम कर देते हैं। तो ये वाली वो बात कर रहे हैं, ये 400 से हमने क्या कर दी, सेल सेम कर दी। अब चेक करें, एंट्री पूरी होती है, 9600 में हमें कैश आया, 9600 में हमें कैश आया, रिसीवेबल 10,000 से डेबिट था वो क्रेडिट हो गया। जब कैश 96 का आया है, इसका मतलब सेल भी 96 की होनी चाहिए, तो 10,000 की सेल क्रेडिट, 400 की सेल डेबिट, तो नेट सेल जो क्रेडिट हुई है वो 9600 की होगी, अगर हम इसकी सिंगल एंट्री करें, कंबाइन एंट्री की बजाय। ठीक है जी, और पूछें। जी बच्चों, और पूछे, 35 तक पूछे जरा, 35 तक। थर्टी फाइव तक कुछ नहीं है, ठीक है, 40 तक, 36 से 40 तक, 38 वाले पे आ जाए जरा। थर्टी एट वाले में वो कह रहा है, अरमगान एंटरप्राइज सोल्ड गुड टू नजमा ट्रेडर फॉर 100,000। इसका मतलब जो है वो ए ने एन को सेल की 100,000 की, 1 लाख की, सब्जेक्ट टू टर्म 5/10। जी 5/10 का मतलब क्या जी, 5% डिस्काउंट देंगे, 5% डिस्काउंट देंगे, अगर 10 दिनों में पैसे दे देते हो तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। और नॉर्मल क्रेडिट डेज कितने हमारे, 30 ऑन जनवरी 2022, यानी कि 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है। अगर 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई है और 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 10 जनवरी तक पैसे मिल गए तो 5% डिस्काउंट देंगे, अगर 10 जनवरी से बाद मिले तो ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इज दैट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट एसएन के अरमगान के लिए, और नजमा के लिए ट्रांजैक्शन क्या बनेगी जी, परचेज डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अरमगान एंटरप्राइज एक्सपेक्टेड दैट, इसका मतलब हम अरमगान के हिसाब से सोच रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अरमगान एंटरप्राइज एक्सपेक्टेड दैट नजमा ट्रेडर शैल अवेल द डिस्काउंट, तो उसने कहा वो डिस्काउंट अवेल कर लेगी, तो उसने डिस्काउंट अवेल करने के साथ एंट्री की है, तो उसने एंट्री क्या की होगी, उसने एंट्री क्या की होगी 90, जी जी, उसने एंट्री क्या होगी बच्चों, उसने 5% डिस्काउंट के बाद कैश कितना आया होगा उसके पास रिसीव, यानी कि उसने रिसीवेबल कितना का रिकॉर्ड किया होगा 95,000, कितने का जी 95,000 का रिसीवेबल उसने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, और सेल कितने से रिकॉर्ड की होगी 95,000 से सेल रिकॉर्ड की होगी, और उसको लग रहा है कोई डिस्काउंट ले लेगा। पेमेंट वाज रिसीव बाय अरमगान एंटरप्राइज आफ्टर डिस्काउंट पीरियड, ओहो, इसका मतलब हमने सेल कम रिकॉर्ड किए, इसका मतलब 5,000 सेल और रिकॉर्ड करनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये हुआ जब उसने डिस्काउंट नहीं लिया तो कैश डेबिट, अब पूरा कैश लेंगे 1 लाख का उससे, उसने डिस्काउंट नहीं लिया ना, जब डिस्काउंट नहीं लिया तो बताएं 1 लाख लूंगा या 95 लूंगा, 1 लाख डेबिट 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 आ रहा है, इसका मतलब ये चार्ली तो गेम से आउट हो गया, तो चार्ली को तो सबसे पहले देखना भी नहीं है। मेरी बात समझ लग गई। तो अब इन तीनों में से इसका मतलब है ये सेल की ट्रांजैक्शंस है, ये सेल की ट्रांजैक्शंस है, तो कैश अगर डेबिट हुआ तो क्रेडिट किसने होना है, रिसीवेबल ने,
पहला वाला क्या है, नजमा ट्रेडर, नजमा ट्रेडर क्या हो गया, क्रेडिट, ये नजमा ट्रेडर रिसीवेबल है, क्या रिसीवेबल 1 लाख से क्रेडिट होगा, रिसीवेबल कितना आपको पता है, रिसीवेबल को एडजस्ट नहीं करते हम, सेल और परचेज को एडजस्ट करते हैं। तो अगर 1 लाख का रिसीवेबल तो बनाया ही नहीं था, रिसीवेबल तो बना ही कितने का था 95, तो रिसीवेबल क्रेडिट कितने से होगा 95। अब रिसीवेबल देखो 95 किसके पास है, तो इसके पास रिसीवेबल 1 लाख है, ये भी गेम से आउट हो गया, और नजमा ट्रेडर रिसीवेबल क्रेडिट 95 ये सही है, और ये वाला देखिए नजमा ट्रेडर क्रेडिट ये 95 भी सही है। इसका मतलब अब बीटा और डेल्टा सही चल रहा है, अल्फा यहां से आउट हो गया सेकंड राउंड में, हर एक में किसी न किसी को एलिमिनेट करते जा रहे हैं। अब आखिरी फैसला कौन करेगा, ये सही है गलत है, सेल अकाउंट या डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको पता है डिस्काउंट, अब कौन बच गया था, बीटा और डेल्टा में मुकाबला रह गया था, अब डिस्काउंट कभी एडजस्ट करते ही नहीं है, ठीक है, डिस्काउंट, इसका मतलब ये हुआ सेल क्रेडिट बाय 5000, जब डिस्काउंट ही नहीं लिया तो सेल अब हमारी 95,000 की नहीं हुई, अब पूरी 1 लाख की सेल रिकॉर्ड करूंगा, 95 की पहले रिकॉर्ड कर चुका था, 5000 की अब करूंगा। क्या ये मेरी बात समझ आई, या लिख दूं ट्रांजैक्शन आ गई, ये बिल्कुल ऊपर वाली की कॉपी है, बस थोड़ा सा ये सीन हुआ है। यहां पर हमने क्या किया था, इसके बाद ये किया था, अब पहले ये कर लिया, अब ये कर रहे हैं, पहले हमने ये रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद ये कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी इसमें से सही बनी थी, बीटा ऑप्शन। ये हर एक ट्रांजैक्शन को गौर गौर से देखना है कि इसमें ये वाला ऑप्शन क्यों बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्लियर, इसकी लिखने की जरूरत है मुझे, ठीक है जी, नेक्स्ट पूछो जी। जो परचेज डिपार्टमेंट होता है उससे चीजें खरीदनी होती है, वो परचेज ऑर्डर देता है, तो परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट देता है, जबकि स्टोर डिपार्टमेंट गुड रिसीव करता है, ठीक है, जो गुड्स रखी जाती है वो स्टोर डिपार्टमेंट पर रखी जाती है, तो स्टोर डिपार्टमेंट गुड रिसीव करता है, जाके परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर करता है सप्लायर को। परचेज रेक्विजिशन, जो परचेज रेक्विजिशन होता है ये परचेज रेक्विजिशन का मतलब ये है कि हमें चीजें खरीद के दे, ठीक है, परचेज रेक्विजिशन का मतलब ये होता है कि हमें चीजें खरीद के दे, ठीक है। परचेज रेक्विजिशन देता कौन है, परचेज रेक्विजिशन देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है, या स्टोर डिपार्टमेंट कहता है, स्टोर डिपार्टमेंट कहता है भाई माल खत्म हो गया, चीजें खत्म हो गई हैं, अब चीजें खरीदनी है, तो स्टोर डिपार्टमेंट तो नहीं चीजें खरीदेगा, तो चीजें कौन खरीदता है, परचेज डिपार्टमेंट। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो होता है वो परचेज डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजता है टू परचेज दिस थिंग, जैसे मैंने अम्मा की किचन वाली एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो जो स्टोर मैनेजर है, स्टोर मैनेजर जो है स्टोर डिपार्टमेंट में, मान ले वो कह ले अम्मा है, वो कौन है जी, अम्मा स्टोर मैनेजर है, ठीक है जी, किचन का सारा सामान अम्मा के अंडर है। अब स्टोर मैनेजर को चीजें चाहिए, स्टोर मैनेजर को क्या चाहिए जी, चीजें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आटा खत्म हो गया, चावल कर लेते चले, चावल खत्म हो गए, चावल खत्म हो गए, तो अब अम्मा ने ना चावल मंगवाना है, अम्मा खुद तो नहीं जाएंगी क्योंकि अम्मा तो स्टोर मैनेजर है, अम्मा तो चावल नहीं खरीदेंगी, खरीदारी करनी है अब्बा ने, क्या ख्याल है। तो अम्मा क्या करेंगी, एक पर्ची में लिख के देंगी कि 20 किलो चावल ले आओ, 20 किलो चावल ले आओ, दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन। तो अम्मा ने कहा जी जी, अम्मा ने कहा जाओ और 20 kg राइस हमें चाहिए, तो अम्मा ने ये जो परचेज रिक्विजिशन दी है ये दी है जी, किसको दी है जी, और अब्बा कौन है जी, परचेज डिपार्टमेंट में।
अब्बा कहाँ पे रहते हैं जी? परचेज डिपार्टमेंट। तो अब्बा परचेज मैनेजर है, अब्बा कहते हैं खरीदारी मैं ही करूंगा, ठीक है जी। तो अम्मा ने परचेज रिक्वेजिशन दी अब्बा को, अब्बा परचेज मैनेजर था। तो अब अब्बा ने क्या किया आगे, 20 किलो चावल खरीदे, तो अब्बा ने आगे परचेज ऑर्डर दे दिया, अब्बा ने आगे परचेज ऑर्डर दे दिया सप्लायर को, सप्लायर को परचेज ऑर्डर दे दिया। सप्लायर ने 20 किलो चीजें भिजवा दी होंगी स्टोर डिपार्टमेंट के पास, और फिर यहां से इसने भेजा होगा डिलीवरी नोट। जब अम्मा ने सप्लायर से, अब्बा सुबह के टाइम घर नहीं हो गया, कोई ऑनलाइन चीज में तो अम्मा ने रिसीव करनी है ना, तो अम्मा ने चीजें रिसीव कर ली, तो अम्मा ने दे दिया गुड रिसीव नोट, गुड रिसीव्ड नोट, गुड रिसीव नोट दे दिया। और फिर ये गुड रिसीव नोट के बाद ये अब्बा को भिजवा दिया गुड रिसीव नोट के ठीक है चीजें मैंने रिसीव कर ली, क्वांटिटी क्वालिटी सब पूरी है, सब कुछ सही आ गया, पेमेंट कर दो। तो अब्बा क्या करेगा, मान लो अकाउंटेंट भी अब्बा ही है, तो अब्बा क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ये सारा कुछ सीन चलता है, ठीक है जी। तो परचेज रिक्विजिशन कौन देता है, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को, फिर परचेज डिपार्टमेंट आके परचेज ऑर्डर देगा सप्लायर को, सप्लायर चीजें भिजवाएगा स्टोर डिपार्टमेंट को, तो डिलीवरी नोट दे देगा, फिर वहां से वो गुड रिसीव नोट के भाई गुड रिसीव कर ली हमने। परचेज रिक्विजिशन का सीधा सा आपको अभी भी समझ नहीं आया कि परचेज रिक्विजिशन है क्या, उसका मतलब क्या है, नहीं समझ आई, आपको पैटर्न समझ आ गया, लेकिन परचेज रिक्विजिशन इटसेल्फ क्या मायने है उसके, वो अब तक आपको पहुंचे नहीं है, अभी एक लम्हे में समझ लीजिए। परचेज रिक्विजिशन का मतलब है परचेज की रिक्वेस्ट, परचेज की रिक्वेस्ट की है, खैर अम्मा के केस में रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है जी, तो अम्मा के केस में तो ऑर्डर ही है, ठीक है। तो अगर डिपार्टमेंट में देखें तो परचेज रिक्वेजिशन का मतलब है कि परचेज की रिक्वेस्ट है, प्लीज परचेज डिपार्टमेंट चीजें खत्म हो गई हैं नहीं खरीद दो, तो दैट इज द परचेज रिक्वेस्ट, परचेज रिक्वेजिशन, ठीक है। इस तरह क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होता है वहां पे मटेरियल रिक्वेजिशन भी आती है कंसेप्ट, ठीक है। वो मटेरियल रिक्वेजिशन खैर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, क्योंकि हमारी जो अकाउंटिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट से ज्यादा रिलेटेड है, ट्रेडिंग बिजनेस से ज्यादा रिलेटेड है जी। और कोई सवाल जी? आगे चलते हैं जी। अब ये समझा दूं 36 वाला, या समय लग गई जी, समय लग गई जी, मैंने बाकी ऑप्शन तो मैंने देखे नहीं वैसे। इस कहानी का थोड़ा फायदा हुआ जी, ठीक है। इसमें एक बीच में मटेरियल रिक्विजिशन का भी करेक्टर आता है, वो भी मैं ले आऊं बीच में, समझ लगी? अच्छा सुन ले, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, सुन ले कोई मसला नहीं है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। कहानी यहां से स्टार्ट हुई, यहां से, ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है ना, स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो मान लें कि अम्मा स्टोर मैनेजर है, जिसमें सारा चीजों का हिसाब किताब कंट्रोल अम्मा के अंडर होता है। फिर कह लें जो किचन है जहां पे असल में खाना पकेगा, सो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्या जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहां पे एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्या होता है जी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन होता है? जहां पे चीजें प्रोड्यूस होती है। हमारे वाले सिनेरियो में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन है जी? किचन है, हमारे डिपार्टमेंट में किचन है। तो स्टोर डिपार्टमेंट वाला मैनेजर क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चलो आ जाओ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल भिजवाएगा। बात समझ आ गई? तो मान लें कि उन्होंने आज आलू की चिप्स बनानी है, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला स्टोर डिपार्टमेंट को क्या कहेगा कि भाई मुझे मटेरियल दे दो, ठीक है जी, क्या दे मुझे मटेरियल। सो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, तो इस रिक्वेस्ट को कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन।
क्या जी? मटीरियल रिक्विजिशन। बात समझ आ रही है जी? मुश्किल हो रहा है ना? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये बुरे वक्त के लिए बता रहा हूं कि हो सकता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बीच में लिया है, वैसे वो लेके नहीं आएगा। एक दो तरह की रिक्विजिशन आती है, दो तरह की रिक्विजिशन आती है। एक परचेज रिक्विजिशन, बच्चों परचेज रिक्विजिशन, और एक क्या होती है जी? मटेरियल की रिक्विजिशन। अच्छा, मटेरियल की रिक्वेस्ट कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल की रिक्वेस्ट करेगा किससे जी? स्टोर डिपार्टमेंट से। क्लियर है जी? अच्छा, फिर जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने स्टोर डिपार्टमेंट से की मटेरियल की रिक्वेस्ट की, तो मटेरियल रिक्वेजिशन कहां से फ्लो कर रही है? यहां से इधर फ्लो कर रही है, इसका एरो यहां आ रहा है। तो उस मटेरियल रिक्वेस्ट के बदले में स्टोर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? क्या करेगा? वो मटेरियल इश्यू करेगा ना, मटेरियल इश्यू करेगा। मान ले किचन में शेफ काम कर रहा है, तो शेफ ने कहा कि मैडम 2 किलो आलू दे दे, तो ठीक है, तो शेफ ने रिक्वेस्ट की अम्मा से कि 2 किलो आलू दे दें, तो ये परचेज ये मटेरियल रिक्विजिशन थी, ये मटेरियल रिक्वायर्ड था। तो अम्मा ने क्या किया? 2 किलो आलू इशू कर दिए, किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, किचन को। मेरी बात समझ लगी? ठीक है जी, बाकी फ्लो आपको बताइए फिर। और चले जी आगे चले, क्वेश्चन नंबर 40 तक, 40 से 45 तक, 40 से 45 तक, 45 तक नो क्वेश्चन, 50 तक, 47 वाले में है जरा, 47 वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इम्प्रेस सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। आपको पता है इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? फिक्स अमाउंट। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट, और इसको फ्लोट भी कहते हैं, याद है आपको? यानी कि इम्प्रेस सिस्टम कहता है हर महीने 5,000 दिए, हर महीने शुरुआत 5,000 से करेंगे, हर महीने शुरुआत 5,000 से करेंगे। 5,000 में से 4,000 खर्च हो गया, तो कितना रीइंबर्स करेंगे? जितना खर्च हुआ उतना रीइंबर्स करेंगे, ठीक है? तो 5,000 दोबारा से पूरा हो जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर? हाँ, ऑपरेटिंग कैश, पैटी कैश ही है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है उसको यूज में लेकर आना, बस ये लिखा हुआ। 47 में जी इनमें से इम्प्रेस सिस्टम की डेफिनेशन कौन सी है? The exact amount of expenditure is reimbursed at interval to maintain fixed float। कहता है जितना खर्चा किया वो दोबारा रीइंबर्स कर देंगे ताकि फ्लोट पूरा हो जाए। 5,000 में से 4,000 खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ? 4,000, तो 4,000 रीइंबर्स करूंगा, एक पहले ही था, 5 दोबारा से पूरा हो गया। क्लियर हो गया? 50 तक। हाँ जी, पैटी एक्सपेंस से वो इम्प्रेस सिस्टम से बढ़ सकता है, लेकिन जब वो बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है मुझे उधार किसी से करना पड़ेगा। मेरे पास 5,000 रुपये हैं, अकाउंटेंट ने मुझे 5,000 रुपये दिए, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे इमरजेंसी में कोई चीज़ खरीदनी पड़ गई, अब वो जो बिल बना वो 5,500 बन गया। अब 5,500 जब बन जाएगा तो मैं कहूँगा यार ये 5,000 अभी मेरे पास यही है, तो 5,000 तू ये पकड़ ले, 500 का मुझे उधार दे दे, मैं इंशाल्लाह ताला आते जाते तो पकड़ा जाऊंगा, कल पकड़ा जाऊंगा, परसों पकड़ा जाऊंगा, तो 500 का फिर मुझे उधार करना पड़ेगा। इम्प्रेस सिस्टम, तो 500 को जो उधार होगा, इसका मतलब टोटल खर्चा कितने का हुआ मेरा? 5,500 का। तो इसका मतलब रीइंबर्समेंट अमाउंट 5,500 ही होगी। जब 5,500 होगी तो भागा भागा जाऊंगा, 500 उस दुकानदार को दूंगा, 5,000 मेरे पास फिर फ्लोट अमाउंट रह जाएगी, और फिर अकाउंटेंट कहेगा कि भाई कंट्रोल कर खर्चों को। ठीक है, इससे ऊपर बिल्कुल हो सकता है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 5,000 में ही गुजारा करना है, इससे ऊपर हो गया कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अकाउंटेंट ने जो इम्प्रेस्ड अमाउंट रखी है वही बड़ी कम रखी है,
उस पर गुजारा ही नहीं हो रहा, तो अकाउंटेंट का यार हर महीने ये मुझसे ऊपर एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, तो वो इंप्रेस अमाउंट ही थोड़ी सी ऊपर रख के देगा कि चल अब इसमें गुजारा करना है तूने। ये सीन होता है कुछ। 50 तक, 50 तक कोई नहीं, 52 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अब हमारे पास कितनी ऑप्शन है जी? 2 ऑप्शंस है। या तो एक बार चैप्टर 4 हमने स्टार्ट कर लिया तो फिर हमारे पास वापसी का रास्ता नहीं है। चैप्टर की मैं ज़ियारत करवाता हूँ पहले। चैप्टर 1 है, यहां पर है, जरा यहां पर आ जाए। हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया जी, 2 कर लिया, 3 कर लिया। अगर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ये सुन ले जरा, अगर हम ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं तो फिर 4 के बाद 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, उसके बाद 7 करेंगे, 8 करेंगे, और 8 के बाद करेंगे 11, फिर करेंगे 10, और फिर आखिर में बारी आएगी बैंक रिकंसिलेशन। क्लियर? यानी कि अगर हम ये चौथा स्टार्ट कर बैठे तो पक्की बात है 4, 5, 6, 7, 8 और 10 ये लिंक्ड है आपस में। ये तो लिंक्ड है। कौन कौन से लिंक्ड है जी? 4, 5, 6, 7, 8 और 10 ये लिंक्ड है। क्लियर? इनकी तरतीब ब्रेक नहीं कर सकते। इसका ताल्लुक किसी के साथ नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। या तो इसको अभी कर लेते हैं, बाद में जो भी सारा कुछ करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए होगा। यानी कि वो जो हमने चैप्टर 3 में अभी इनकम स्टेटमेंट बनानी सीखी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी सीखी, आप लोगों को आसान लगा या मुश्किल लगा? हाँ, वो आसान था। क्यों? आपने चीजों को पकड़ा और सिर्फ फॉर्मेट के अंदर फिट किया आप लोगों ने। सही है, कोई ज्यादा टेंशन नहीं हुई। लेकिन एग्जाम में तो ये नहीं आएगा। एग्जाम में इसके साथ एडजस्टमेंट्स आएंगे। क्या आएंगी? एडजस्टमेंट्स आएंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस बन गया, आखिर में आखिरी दिन कुछ ट्रांजैक्शंस का पता चला जो हमने ट्रायल बैलेंस में लिखी नहीं है, अब आप लिखो। अब उसमें असल में बच्चे को चैलेंज होता है, वो मुश्किल चीज है। वो एडजस्टमेंट बच्चों को नहीं आती। उस एडजस्टमेंट की वजह से बच्चे इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बड़ा मुश्किल है। लेकिन वो एडजस्टमेंट रॉकेट साइंस देखेंगे आप, वो रॉकेट साइंस नहीं है। 5 एडजस्टमेंट्स आएंगी, 6 आ जाएंगी। उस 5 और 6 एडजस्टमेंट से 2 एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो हमारे लिए बनी नहीं, हम उनके लिए नहीं बने। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मतलब क्या? वो चाहकर भी सही नहीं होने वाली हमसे, वो चाहकर भी हमसे सही होने वाले नहीं है। पर इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे वो सही हो। पर 4-5 एडजस्टमेंट में से 1-2 एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो हमसे नहीं होंगी। कर ले, बात कर ले। नहीं, हम तो फजूल बात ही कर रहे हैं, आप कीमती बात कर रहे हैं। कर ले, मेरा बच्चा कर ले ना, कर ले, बात कर ले। मुल्क को बचाने के लिए बात कर रहा होगा, बता इसके मुल्क को कैसे बचाना है। टीचर की बात से ज्यादा जरूरी बात है किसी की जान बचानी होगी, जरूरी बात होगी ना। कर ले अब बात, नहीं कर ले। अच्छा, बच्चे बड़े तेज हैं। जैसे मैं बोलूंगा वो तब बोला स्टार्ट करते हैं। मैं खामोश हो चुका, वो भी खामोश हो जाएंगे, वो थम जाएंगे। अब मैं जैसे लेक्चर पढ़ाने लगा, तो जी पता ये वाला वो, ये वाला वो है, फिर बात शुरू कर देंगे। अच्छा जी, तो हम ऐसे करेंगे, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर नंबर 9 का ताल्लुक किसी से के साथ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ये सेपरेट हो जाएगा। फिर 4 से लेके आगे 10, 11 तक हम तरतीब से चलेंगे। ठीक है जी।
कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन। अल्लाह हाफिज।